नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके संबंध में आंदोलन भी चल पड़ा है। और अब उस आंदोलन को जो है एक तरीके से कोर्ट ने किस ओर से दिशा दी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और रीट के संबंध में कम से कम 8 से 10 ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट है, चाहे वो नकल प्रकरण के संबंध हो, चाहे बीएड बीएसटीसी विवाद के संबंध में हो, चाहे जो बीएड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल किए जाएंगे उसके संबंध में हो, तो वो सारी इस वीडियो में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बीएसटीसी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मजबूत पैरवी की जानी चाहिए किस संबंध में, बीएड अभ्यर्थी लेवल 1 के पात्र नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसका निर्णय कब आएगा। तो अभ्यर्थियों ने सरकार से 22 नवंबर को हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी करने की मांग की है। तो अगली सुनवाई जो है वो 22 नवंबर को है। हालांकि उस दिन निर्णय आएगा नहीं आएगा वो अभी स्पष्ट नहीं है, कि वो सुनवाई पे डिपेंड है कि वहाँ वो सारी चीज़ें एंड होती हैं तो फिर एक नई तिथि आएगी जिसके अंतर्गत जो है निर्णय भी सामने आ सकता है, जिसकी मैं अपडेट आपको दे दूंगा वीडियोज या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, अगली अपडेट क्या है। बाल विकास बीएड को जो है बीएड और डीएलएड में मानकर जो है रोका है परिणाम। अब देखिए, अब एक तो नॉर्मल बीएड होती है जो बैचलर ऑफ एजुकेशन, एक स्पेशल एजुकेशन की भी होती है जो दिव्यांगजनों को पढ़ाते हैं। अब ये जो बीएड है वो बाल विकास सीडी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंतर्गत की गई है, जो कि लेवल 1 की जो अपने डीएलएड है उसके समकक्ष मानी जाती है। तो इनका परिणाम क्यों रोका गया है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये अपडेट पूरी आप देख और पढ़ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो को एचडी में कीजिएगा और इस पूरी अपडेट को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप इस योग्यता के लेवल में हो या इस योग्यता को आप धारण करते हैं तो। अब देखिए अगली अपडेट दोस्तों क्या है। अलवर जिले के काफ़ी युवाओं का बीएड शिक्षण के दौरान रीट में चयन हो गया है। अब सरकारी नौकरी के लिए पात्रता परीक्षा तो इन्होंने पास कर ली है, लेकिन मत्स्य विश्वविद्यालय ने बीएड दोनों वर्ष की परीक्षाएं अब तक नहीं ली। अब ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय, इवन अगर मैं आपको मोटे मोटे 10 अगर विश्वविद्यालय बता दूं कि हाँ चलो 10 है, तो 10 में से 7 विश्वविद्यालयों की मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता रहा। तो 70% विश्वविद्यालयों के जो है एग्जाम्स बीएड फाइनल ईयर के अभी बाकी है। तो एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना लगता है एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में। और रिजल्ट देखिए, कई सारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं। हालांकि 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो समय नहीं निकाल पाया कमेंट रिप्लाई करने के लिए। तो वो कमेंट करते हैं कि सर हमें जिस दिन सपोज़ हमें अगर अलाउ कर दिया जाता, हम अपेयरिंग वाले हैं, बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो अगर हमें अलाउ कर दिया जाता है अपने थर्ड ग्रेड के लेवल के लिए, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अगर डीएलएड की बात करें तो फर्स्ट और बीएड की बात करें तो सेकंड, तो अगर हमें अलाउ किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो फिर जो हमें जो डिग्री जो चाहिए ओरिजिनली, जो आपको डिग्री और अंक तालिका यानी कि मार्कशीट चाहिए, वो कब तक चाहिए। तो दोस्तों आपको मार्कशीट और डिग्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले के दिन चाहिए, न कि जब आपको फॉर्म भरे जाएं थर्ड ग्रेड के तब तक। तो क्योंकि सरकार अभी एक तरीके से तो आप बाहर हो अपेयरिंग वाले, लेकिन अब सरकार ऐसा कुछ करे या फिर माननीय न्यायालय जो उच्च न्यायालय उनके द्वारा कोई ऐसे आदेश जारी किए जाएं कि अपेयरिंग वाले भी पात्र रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तो फिर आप वापस आ जाओगे और आपको जो सारी डिग्रियां डिप्लोमा जो भी आपके सारे दस्तावेज हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमने थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर दिया है, अभी कट ऑफ नहीं आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आई है और हमारा रिजल्ट आ गया, तो फिर हमें मार्कशीट आज क्या चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट आपका घोषित हो जाना चाहिए। मार्कशीट तो आप जाके यूनिवर्सिटी निकलवा लो, कॉलेज में मिल जाती तो ठीक है, लेकिन अगर कॉलेज में कई बार लेट आती है मोस्टली, तो क्या आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ से डिग्री निकलवा लीजिए। वो भी डिग्री कौन सी, आपको प्रोविजनल मिलेगी, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के ये रूल होते हैं कि वो 3 साल से पहले ओरिजिनल डिग्री नहीं देते। तो फिर आप प्रोविजनल जो अस्थाई एक तरीके से उपाधि वो आप निकलवा लीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी जो मार्कशीट है वो भी वहाँ से ले लीजिए। वो तो ओरिजिनली होती है, कोई उसमें प्रोविजनल का मैटर मोस्टली नहीं होता, तो वो आप निकलवा लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, अगर सरकार आपको अलाउ करती है अपेयरिंग वालों को, सेकेंड ईयर वाले जो है उनको, तो उसके संबंध में है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, इवन एक विद्यार्थी तो ऐसी भी हैं, अभ्यर्थी हैं जो 141 नंबर ले आई हैं। अब उनको कैसे बाहर करेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा ये। और मैंने रीड रिजल्ट के बाद जो आपको अपडेट दी थी उसमें भी यही बताया था कि अभ्यर्थी तो सभी बाहर है अपेयरिंग वाले, चाहे वो 141 नंबर लाए हों, चाहे 150 में से केवल 41 लाए हों। लेकिन अब देखिए, अब कोर्ट और जो सरकार है वो इसमें क्या किस निर्णय पर पहुंचते हैं। अगर अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली उन सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ होने वाला है, क्योंकि 141 नंबर कोई आसान बात नहीं है। 125 से ऊपर लाना बहुत टफ होता है। चाहे ठीक है पेपर इजी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 141 अगर पेपर टफ भी होता तो भी उनके 130 तो समथिंग होते ही होते। तो ये तो आप मान के ही चलिए।
अब देखिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हो कि हमारी जो है मेहनत व्यर्थ हो गई। क्योंकि इसमें मैं सरकार की गलती इसलिए मानता हूँ कि सरकार ने जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने पहले स्पष्ट कहा था, ऑन रिकॉर्ड बोला था मीडिया के सामने कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रीट का रिजल्ट तब तक जारी ना हो जब तक जो अपनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ है जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं उनका रिजल्ट जो हम बात भी करेंगे उनसे, और शिक्षा मंत्री के नाते मैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट निकालो, उसके बाद ही हम जो है रीट का रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि रीट में ये रूल है कि आपका जो रिजल्ट आए, मैं रीट का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा मैं, तो रीट रिजल्ट तक आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है फर्स्ट लेवल के लिए डीएलएड या बीएसटीसी आप कह दीजिए प्लस 12th, और सेकंड लेवल के लिए आपके जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जानी चाहिए, ये रूल है। बात करें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तो उनमें एग्जाम के दिन वाले तक का रूल है। बात करें कॉलेज लेक्चरशिप की तो वहाँ तक आपको साक्षात्कार तक का जो समय है वो मिल जाता है, इंटरव्यू तक का। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें उन्होंने जो है कहा भी था शिक्षा मंत्री जी ने कि हम पूरा इसमें संयम बरतेंगे, लेकिन विवादों से बचने या पता नहीं विवादों में पड़ने के लिए इन्होंने जल्दबाजी कर दी और जो फाइनल ईयर वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें फंस के रह गए। अब देखिए दोस्तों, कोरोना काल में सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को जो राहत दी है, स्कूल कॉलेजों को जहाँ प्रमोट किया गया वहीं यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करके सेकंड ईयर का जो है पेपर का पैटर्न बदल के छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आ जाएंगे क्योंकि उनके पास उनके तो रिजल्ट जारी हो चुके। अपने राजस्थान की मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज है जो विश्वविद्यालय वो थोड़े से स्लो हैं, और इस स्लोनेस का लाभ जो है वो अब बाहरी राज्यों वाले लेंगे। क्योंकि अगर सरकार और माननीय न्यायालय इसमें कुछ करते नहीं है तो डेफिनेटली यही होगा कि आपके पास आपकी वो डिग्री और जो डिप्लोमा है या फिर मार्कशीट है वो नहीं होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप सीधे सट बाहर हो जाओगे। और देखिए बीकानेर की सुरभि बारिक ने दिन रात तैयारी करके रीट में लेवल सेकंड में 150 में से 146 नंबर लाए, मतलब आप बिलीव करोगे। लेकिन वह बीएड फाइनल रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आने से, जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो नहीं आने से शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर है। बात करें महावीर प्रसाद सैनी, उनके 136 हैं, प्रीति के 135 हैं और 133 है वैभव उपाध्याय के। तो आप सोचिए कि मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के बावजूद वो अभ्यर्थी बाहर चले जाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि उनकी मेहनत जो है वो ओरिजिनल दिन रात की मेहनत जिसको बोलते हैं, 12-12 घंटे से भी ज़्यादा की, 6 महीने तक, तब इतने नंबर बनते हैं और वो बाहर निकल जाएंगे यूं ही। क्यों? क्योंकि रूल है और सरकार ने जल्दबाजी दिखाकर उस रूल को और टफ बना दिया। वो यही सरकार ओरिजिनली जो प्रोसेस रहता है 3 महीने वाला अगर वो करती तो मैं समझता हूँ अधिकतर अभ्यर्थी 95% या 90% अभ्यर्थी अपने इस रूल से बाहर नहीं होते, क्योंकि तब तक उनका रिजल्ट भी जारी हो जाता। तो सरकार की जल्दबाजी और हानि किसकी? मेहनती अभ्यर्थियों की। अब देखिए दोस्तों अगली अपडेट क्या है, नकल प्रकरण को लेकर है। जरा देखिए कि परिणाम आया, नकल करने वाले अभी तक पकड़ में नहीं है। न ही परीक्षा से पहले पेपर बाहर लाने वाले मास्टरमाइंड भजनलाल विश्नोई का पता लगा है, और तकरीबन 1 दर्जन परीक्षार्थियों और उनके परिजन को एसओजी और सवाई माधोपुर पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। इन परीक्षार्थियों ने नकल कराने वाले गिरोह से 3 से 10 लाख रुपए लिए। सुबह 4-4:30 बजे तकरीबन पेपर बाहर ले आए थे, क्योंकि इनके जान पहचान वाले थे वहाँ पर, पुलिस जो लगी हुई थी उसमें भी, और जो टीचर्स वगैरह थे वहाँ के जो एचएम थे, संस्था प्रधान थे, प्रिंसिपल वगैरह उनमें भी थे। तो ऐसे करके अभी देखिए रिजल्ट वगैरह सारी प्रोसेस चल रही है। रिजल्ट तो खैर आ ही चुका है। अब धीरे धीरे हम जो मेन रिजल्ट है कट ऑफ वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और नकल प्रकरण का अभी भी जो आरोपी है वो बाहर है। ऐसे लग रहा है कोई आतंकवादी है जो पकड़ से बाहर है, शायद आर्मी बुलानी पड़ेगी। और देखिए चप्पलों की पूरी दुकान आपको दिखाई दे रही होगी, मोबाइल फ़ोन की दुकान दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये दुकान का फोटो नहीं है। ये है भाई साहब वो नकल वाले जिनकी चप्पलें इतनी फेमस हुई, और कई सारे अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स है जो एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं है, जो थोड़े से न्यूज़ वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे देखिए कि ऐसा एक तरीके से जो कहते हैं ना कि इन्वेंशन कर दिया एक तरीके से इन्होंने, तो एक नया आविष्कार ही कर दिया कि चप्पल में ब्लूटूथ सिम बैटरी वगैरह सब फिट कर दिए। तो मतलब आपको अब फ़ोन नहीं चाहिए, नॉर्मल चप्पलें पहनो, जब तक ज़रूर तो चप्पल पहन के रखो, बात करनी हो चप्पल उठा के कान पे लगा दो। और एक चप्पल इनके कान पे लगनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा गलत किया है। अपडेट आपके सामने, और ये सारी चप्पलें इन्होंने पलंग में छिपा के रखी थी। मतलब आप देखिए कि हो रहा भारत निर्माण, तो ये भारत निर्माण किस ओर जा रहा आप देख सकते हो। और 25 चप्पलें इन्होंने बेची भी है। तो ऐसा नहीं खुद का भला करते हैं, और भी लोगों का भला करते हैं। और भला क्या करते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं, सही मायनों में कहूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। एक मेहनती अभ्यर्थी के पेट पे लात मार के आप आगे नहीं जा सकते, और चले गए भूल से नौकरी नहीं कर पाओगे पूरी, ये याद रखिएगा।
अगली अपडेट देखिए कि ओएमआर शीट को लेकर अभी आपत्तियां मांगी गई, जैसे आपको अपडेट है भी, बहुत सारे जो अपने अभ्यर्थी हैं जो इस बारे में कह रहे थे कि ये आपत्तियां कब आएंगी, तो आ चुकी, थोड़े दिन पहले की अपडेट है। मैंने कहा चलो साथ में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये मेमोराइज आप कर लीजिएगा कि इसमें जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर तक है। तो कई सारे अभ्यर्थियों के क्या, चलो कई कह रहे थे हमारे 125 बन रहे हैं लेकिन ओरिजिनली 42 अंक की है, या फिर ऐसे बहुत सारी, क्योंकि जल्दबाजी बहुत की है ना, तो जब जल्दबाजी होती है वहाँ फिर गलतियों की जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो गलतियां हो गई खूब सारी, और गलतियां होने का जो नतीजा है कि अब ये अलग से ये प्रोसेस करनी पड़ी। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अब जो होता है ओएमआर शीट में ठीक है, संशोधन की चीज़ें होती हैं, उसको फिर रिवाइज करके जारी करते हैं, लेकिन ओएमआर जो आपकी खुद की आंसर की है उसमें चीज़ें चेंज जो है नॉर्मली नहीं होती। तो ये ओएमआर शीट ही गलत है। पता नहीं, कई सारे अभ्यर्थियों के बारे में ये भी बातें सामने आई है कि उन्होंने तो सब कुछ सही से भरा और उनके इतना स्कोर हो भी रहा है, लेकिन वहाँ जो ओरिजिनली इनकी जो रिजल्ट आया है उसमें तो बहुत कम अंक दिखा रहे हैं। चलो 2-4 अंक ठीक है, 1 अंक का भी अंतर नहीं रहना चाहिए, मैं मानता हूँ कि उससे भी सिलेक्शन और बेरोजगार रहना इसमें वो चीज़ बन जाती है मुख्य, लेकिन फिर भी इतना 50 अंक का अंतर थोड़ी आता है। अभ्यर्थी नॉर्मली देख सकते हैं, वैसा कोई बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि उसके आपको आंसर ही ना मिले, बहुत इजीली मिल जाते हैं, मेहनत ही उसमें काम आती है। तो ये तो सीधे वो कहते हैं ना कि जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं, लेकिन इन्होंने कर दी जल्दबाजी और उसी का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक फाइनल अपडेट है, देखिए क्या है कि अंतिम आवेदन के आधार पर जारी किया गया था परिणाम। अब देखिए एक से अधिक फॉर्म, कई सारे अभ्यर्थी अब पता नहीं भूल में भरे हैं या थोड़ा सा नकल प्रकरण टाइप मामला करने की कोशिश की है। तो एक से अधिक आवेदन भरने वाले परीक्षार्थियों पर अनुचित साधनों के उपयोग की आशंका को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने उन्हें एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया। 2 से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के दौरान कुछ जमी जो है परीक्षार्थी भी डमी, ये जमी लिखा है इन्होंने, डमी जो है फर्जी परीक्षार्थी भी परीक्षा देते पकड़े गए। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एक तरफ तो हम अपना एग्जाम देंगे, चलो ठीक है, अपनी प्रिपेयरनेस बिल्कुल है नहीं, सीधी सी बात है, जिनकी नहीं होती वही ये करते हैं। दूसरी तरफ वो ये सोचते हैं कि मेरी जगह एक ऐसा अभ्यर्थी मैं बैठाऊं 4-5 लाख रुपए देकर, ये ऐसे नकल प्रकरण वालों का यही होता है सारा मैटर, कि पैसे देके मैं अपनी जगह दूसरा बैठाऊं, जो भी अच्छे अंक बनेंगे वो मार्कशीट चिपका दूंगा। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जैसे मैंने अभी कहा कि आप नौकरी नहीं लग सकते, और लग गए तो पूरी नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे गए गुजरे लोगों की ये हरकतें, और उन्होंने जानबूझ करके ये डबल फॉर्म भरे। तो बोर्ड भी बड़ा समझदार हुआ, पूरा ये सिस्टम ऐसा बिठाया कि एक ही केंद्र रखा। तो एक ही केंद्र पे एक ही प्रवेश पत्र वाले 2 अभ्यर्थी आएंगे, तो जाहिर सी बात है पकड़ में तो आने ही है, और आए भी हैं। और ये दोस्तों को चेक करके सारी अपडेट है, आप पूरा देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो को जैसे मैंने कहा HD में करोगे तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी आसानी से। अब इसके अलावा जो भी देखो दोस्तों अपडेट आएगी, चाहे वो BSTC वर्सेस बीएड मामले को लेकर हो, या फिर अपीयरिंग वाले मैटर को लेकर हो, या फिर नकल प्रकरण को लेकर हो, और आगे फॉर्म वगैरह भरे जाने, और उसमें फिर कट ऑफ वगैरह के मैटर क्या हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में वीडियो ऑलरेडी जारी है जिसे आप देख भी रहे हो। तो सारी अपडेट्स मैं आप तक लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।